ही केसेस में हमारे नॉन ओनर ने सेल की और सेल भी वैलिड मानी जाएगी। अब जरा सोचिए, हमने इतने पुराने एग्जाम्पल्स करे जब एक सेलर ने बायर को गुड्स बेच दी, बायर ने गुड्स खरीदी, लेकिन पोजेशन किसके पास रहने दिया? सेलर के पास। और क्या कहा कि मैं आपसे 2 दिन बाद ले जाऊंगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था कि नहीं? और इस बीच सेलर के पास एक नया बायर आ जाता है और सेलर क्या सोचता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ यही गुड्स पड़ी हैं जो ऑलरेडी मैं बी को बेच चुका हूं। वो दोबारा से इन गुड्स को बेच देता है, हाँ या ना? ये बताइए कि जब दोबारा से उन गुड्स को बेचा गया तो क्या ये सेलर हमारा ओनर था या नहीं था? नहीं था। और हमने एक चीज भी सीखी इसमें कि अगर मिस्टर बी यानी ओरिजिनल ओनर वापस आके अपनी गुड्स मांगे और सेलर उसे वो गुड्स ना दे पाए तो बी क्या कर सकता है? किससे क्लेम कर सकता है? सी से क्लेम कर लेगा। मान लीजिए ये हमारा सेलर, बी हमारा बायर, सेल हमारी हो चुकी है, ओनर कौन बन गया? फटाफट बताइए। ओनर बन गया हमारा मिस्टर बी। पोजेशन किसके पास है? पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास है? ए के पास। ए इन्हीं गुड्स को, सेम गुड्स को दोबारा से बेच देता है। किसे? सी को। राइट और रॉन्ग? सी को दोबारा बेच देता है। अब ये बताइए कि इस वक्त ए जो है वो तो नॉन ओनर है, क्या ये बेटर टाइटल ट्रांसफर कर पाया? हम कहेंगे नो। कब कहेंगे नो? अगर बी ए के पास जाए और कहे कि लाओ जी मेरा सामान दो, ए कहे जी वो तो मैंने किसी और को बेच दिया, अब मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब ये नॉन ओनर है, ऐसी सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब बी क्या करेगा? बी ये पैसा किससे रिकवर कर सकते? गुड्स किससे रिकवर करेगा? सी से। लेकिन मान लीजिए कि जब मिस्टर बी ए के पास गए, ए ने बिल्कुल वैसी ही गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स इसको भी डिलीवर कर दी। आइडेंटिकल गुड्स की डिलीवरी कर दी। डिलीवरी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स कर दी गई। अब ऐसे केस में हालांकि इन गुड्स का ओनर पहले कौन बन चुका था? बी। फिर भी ये गुड्स जब ए ने सी को बेची, वैलिड सेल मानी जाएगी। शर्त क्या है? आइडेंटिकल गुड्स किसको देनी पड़ेंगी बाद में? बी को देनी पड़ेगी। इज इट वेरी क्लियर? ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी इसके पास गुड्स का पोजेशन है और उसने गुड्स को बेच दिया। अब एक पॉइंट और कर लीजिए, उसके बाद समझिएगा इसे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। कई बार जब हम गुड्स परचेज करते हैं, खासकर पुरानी कार्स जब हम परचेज करते हैं, हम अपने सेलर से क्या बोलते हैं कि जी मैं आपकी गुड्स, आपकी कार 2 दिन के ट्रायल पर लेके जा रहा हूं, अगर इन 2 दिनों में मुझे कार अच्छी लगी तो मैं ये कार खरीद लूंगा। ठीक बात है कि नहीं? इसी तरह से एक्स एक कार का ओनर था, और वाई ने कहा जी मुझे आपकी ये कार खरीदनी है। बात तय हो गई, लेकिन ये क्या कहा गया कि इस कार को 2 दिन के ट्रायल पर दिया जाएगा, पहले 2 डे ट्रायल पर, और इसका प्राइस क्या फिक्स कर लिया गया कि मैं आपको अगर ये कार अच्छी लगी तो 2 लाख रुपए दूंगा। सेलर कौन है? एक्स।
बायर कौन है? वाई। वाई ने इनको कार को 2-3 दिन चलाया, 2 दिन कार इसे ठीक ठाक लग रही थी। इसी बीच 2 दिन पूरे नहीं हुए थे, मिस्टर जेड ने जब ये कार देखी, जेड ने वाई को ऑफर दे दी। जेड ने वाई से कहा, भाई कार तो तुम्हारी बहुत बढ़िया है, क्या तुम इसे मुझे 3 लाख रुपए में बेचोगे? जेड ने ऑफर दे डाली किसे? वाई को। और वाई तो बैठे बिठाए 1 लाख रुपए का मालिक बन गया एक्स्ट्रा। हाँ है ना? वाई ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपको 3 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं। इन दोनों की आपस में बात तय हो गई। वाई ने जेड से कहा, जी 4 दिन बाद डिलीवरी दे दूंगा मैं आपको। सेल हो गई, डिलीवरी की डेट 4 दिन बाद। उसने कहा, इस बीच में एक्स से कार परचेज कर लूंगा और इसको बेच दूंगा। बेच दी, कार की सेल ऑलरेडी हो चुकी है। जरा बताइए, इस वक्त कार को जब मिस्टर वाई ने बेचा तो क्या वो ओनर थे? ओनर ना होने के बावजूद ये सेल वैलिड मानी जाएगी। ये क्या है? सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। हालांकि ये ओनर नहीं है, इन सभी केस में जिसके पास पोजेशन है हमने उसे ओनर नहीं माना, राइट? इनको आप नोट करिएगा, पहले हम इसे पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड इनफैक्ट, सेल बाय सेलर हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट इज स्टिल इन पोजेशन ऑफ देम। वेयर अ सेलर आफ्टर हैविंग सोल्ड द गुड्स। आइए जरा इस थर्ड को देखें। वेयर अ सेलर हैविंग सोल्ड द गुड्स, देखिए ए ने बी को गुड्स ऑलरेडी बेच दी थी, राइट? सेल्स देम अगेन टू अ न्यू बायर, दोबारा से गुड्स बेची किसको? न्यू बायर को। ये न्यू बायर कौन था? ये न्यू बायर था हमारा सी। आगे चलते हैं। He can transfer a good title if the following are fulfilled। क्या चीज फुलफिल की जाए? नंबर 1, the seller must be in possession of goods or documents of title of the goods। जरा बताइए, क्या हमारे मिस्टर ए सेलर, इनके हाथ में गुड्स का पोजेशन था या नहीं? यस। द बायर, ये है द न्यू बायर। द न्यू बायर मस्ट हैव बॉट द गुड्स इन गुड फेथ, सीन ए गुड्स। पॉइंट नंबर 3, द बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। पुरानी सेल का सी को कोई नोटिस नहीं था। और इसमें एक चीज और आनी चाहिए कि बाद में मिस्टर ए को ये सेम गुड्स डिलीवर करनी पड़ेंगी। अगर ये डिलीवर कर दी गई तो ये वैलिड माना जाएगा। आइए नेक्स्ट करें। पॉइंट नंबर 4, सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। यानी बायर अभी ओनर नहीं बना है, उससे पहले ही सेल कर दी बायर ने। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में गुड्स का पोजेशन था। इज इट क्लियर? आइए पढ़े। Number 1, the buyer must be in possession of the goods or document of title of the goods with the consent of original seller। क्या
वाई के पास एक्स के कंसेंट के साथ गुड्स थी या नहीं? यस. एंड मस्ट हैव बॉट और एग्री टू बाई द गुड्स, यानी वाई किस चीज के लिए तैयार हो गया? गुड्स को खरीदने के लिए तैयार है वो. ये मस्ट हैव बॉट हटा दीजिए. बॉट और मस्ट हैव अग्रीड टू बाई द गुड्स. राइट, एग्री हो जाना चाहिए कि अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो मैं इन्हें खरीद लूंगा. बॉट और को काट दीजिए. द न्यू बायर मस्ट हैव बॉट द गुड्स इन गुड फेथ. बहुत सिंपल है. द न्यू बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ द लियन और अदर राइट ऑफ ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स. नोट कर लीजिए जल्दी, नोट करिए इसे जल्दी. नोट कर लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अब एस्टॉपल. एस्टॉपल का केस, दो दोस्तों की कहानी और दोनों दोस्त जो थे एक बार घूमने गए हुए, वहां पर उनका एक नोन पर्सन मिल गया. ए और बी दोनों दोस्त और मिस्टर ए जो थे इस कार के ओनर थे. मिस्टर सी आए. सी ने कहा भाई कार तो बहुत बढ़िया ये वाली, मुझे बेचोगे? ए ने कहा भाई देखो मिस्टर बी इसके ओनर हैं, बी से बात कर लो आप. ओनर कौन है? ए. लेकिन वो किसको कहता है ओनर है? बी को. उसने कहा जी मिस्टर बी से बात कर लो आप, बी जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे. सी से इन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी. आखिरकार बात यह तय हुई कि 10 लाख रुपए में कार की सेल की जाएगी और जो इसकी डिलीवरी है वो मिलेगी आफ्टर 2 डेज. अब 2 दिन बाद जब ये मिस्टर सी 10 लाख रुपए लेकर मिस्टर ए और बी के पास पहुंचे तो ए ने कहा भाई मैं ये कार नहीं बेचना चाहता. सी ने कहा तुम कौन होते हो भाई कहने वाले कि मैं ये कार नहीं बेचना चाहता, ओनर तो मिस्टर बी है. वो कहते भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मिस्टर बी ओनर है, असली मालिक तो मैं हूं. तो बी तो ओनर है ही नहीं तो वो बेचेगा कैसे? इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वर्ड है. सेल बाय अ नॉन ओनर इज नो सेल. सी
अगर केस फाइल करे इनके खिलाफ मिस्टर ए के अगेंस्ट, तो जीतेगा कौन? सी जीतेगा या ए? क्यों? सी क्यों जीतेगा? कोर्ट में एस्टॉपल का रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल? जो माइनर पर अप्लाई नहीं होता। एस्टॉपल का रूल क्या? नाउ ए विल बी stopped from saying that Mr. B is not the owner of car। अब उसे ये कहने से रोक दिया जाएगा और ये कहा जाएगा, ये माना जाएगा कि ए ने जब मिस्टर बी को एक बार ओनर रिप्रेजेंट किया तो अब मिस्टर बी ही इन गुड्स के, इस कार के ओनर माने जाएंगे और सेल बाय बी विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड सेल। इज इट क्लियर? ये कौन सा रूल है? रूल बाय एस्टॉपल। आप जब आने वाले टाइम में आईपीसी में आएंगे तो एक और भी रूल आएगा, और उसमें क्या होगा, कुछ अलग बात बताई जाएगी। मान लिया जाए कि ए जो है कार का ओनर है, बी ने सीधा बोल दिया जी कार का ओनर मैं हूं, मुझसे बात करो। सी जब परचेज करने आया तो बी ने सीधा बोल दिया कि जी इसका ओनर मैं हूं, और ए चुपचाप खड़ा देखता रहा। इन दोनों की नेगोशिएशन हुई, 10 लाख रुपए पर बात तय हो गई। बाद में जब सी लेने आया तो ए कहता भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने तो कुछ नहीं बोला, बी ने बोला है, तो तुम बी को कैसे ओनर मान सकते हो? ओनर तो असली मैं हूं। अब बताइए क्या होगा? हां जी, अब तो ए ने बी को रिप्रेजेंट भी नहीं किया, अब केस कौन जीतेगा? अगर बी अपने आप को ओनर रिप्रेजेंट करता है तो ए को उस समय रोकना चाहिए था कि नहीं, मिस्टर बी ओनर नहीं है। इसने अपने आप को, इसने मिस्टर बी को ये कहने से रोका नहीं, सामने होते हुए भी, इसलिए उस केस में भी मिस्टर सी ही केस को जीतेंगे। इज इट क्लियर? और सेल बाय नॉन ओनर भी वैलिड मानी जाएगी। चलिए पॉइंट नंबर 5 पढ़े। लिखा है वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज स्टेटमेंट और कंडक्ट हैव लेड द बायर टू बिलीव दैट सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल। हां जी, ओनर ने किसको लीड किया? इस पर्सन को, दैट दिस पर्सन हैज अथॉरिटी टू सेल, then the buyer will get a good title to the goods against the true owner, right? चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। हमारे अगले चैप्टर का नाम जरा देखिए क्या है? अनपेड सेलर। उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, उन सब बातों में एक बहुत जरूरी बात है जो कि यहां पर भी की गई है, सेल बाय एन अनपेड सेलर। जरा ये बताइए कि अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ? नाम से ही जाहिर है कि वो सेलर जिसने गुड्स तो बेच दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, लेकिन बायर ने उसका पैसा नहीं दिया। अब अल्टीमेटली सेलर का पैसा आया। अगर मान लिया जाए इस केस में गुड्स सेलर के पास मौजूद हैं, तो सेलर क्या करेगा? बायर से क्या कहेगा? ये कहेगा जी मैं गुड्स का क्या करूं, अपनी गुड्स वापस लेके जाओ, अपनी गुड्स लेकर जाओ, तुम इसके ओनर बन गए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? वो इस केस में कहेगा क्या कि मुझे इन गुड्स का पैसा चाहिए, गुड्स नहीं रखनी। लेकिन बहुत कहने के बावजूद भी अगर हमारा बायर पैसा ना दे तो
सेलर के पास ये राइट है, सेलर क्या कर सकता है, इन गुड्स को बेच सकता है, किसे, किसी भी न्यू बायर को, लेकिन बेचने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बायर को बताना पड़ेगा कि इतने दिन में अगर आप नहीं आए तो मैं ये गुड्स किसी और को बेच दूंगा। अगर इसने ओरिजिनल बायर को नोटिस दिए बिना गुड्स बेच दी, बताया नहीं उसे कि मैं तुम्हारी गुड्स बेच दूंगा, तो ऐसे केस में मान लीजिए 100 रुपए की गुड्स थी, नए बायर को बेची, बिक गई 110 रुपए की,